इकोनॉमिक्स क्लास डॉक्टर मौर्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु के मूल्य निर्धारण पर चर्चा करेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। आपको ध्यान दिला दें, मेरे इसी चैनल पर पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत पूर्ति वक्रों पर दो अलग अलग वीडियो है। उन दोनों वीडियोज को इसके पढ़ने के पूर्व, इसे देखने के पूर्व यदि आप देख लें तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ नहीं बताई जा सकती वो वहाँ पर विस्तार से समझाई गई हैं, और जब वो आपकी समझ में आएगा तो यहाँ पर आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। हम सभी लोग जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत अधिक उत्पादक या फर्में होती हैं, और ये सभी फर्में सहजातीय वस्तु, होमोजेनियस प्रोडक्ट, एक ऐसी वस्तु का निर्माण या उत्पादन करती हैं जो बिल्कुल समरूप, एक जैसी सजातीय होती हैं। उनमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता, और दूसरे भाषा में हम लोग कह ले सकते हैं कि सभी फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु की सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं, एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। और इसी तरह जब हम क्रेताओं की स्थिति देखते हैं तो वहाँ भी हम देखते हैं कि बाज़ार में बहुत अधिक क्रेता होते हैं, और बहुत अधिक की संख्या का अर्थ वहाँ पर समझाया जा चुका है पिछले वीडियो में, जिसका मतलब होता है क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि कुल उत्पादन या पूर्ति में किसी एक उत्पादक या फर्म का हिस्सा नगण्य होता है। इसी तरह से कुल मांग में या बिक्री की कुल मात्रा जो मांग होती है उसमें किसी एक क्रेता का हिस्सा नगण्य है, अर्थात कोई भी क्रेता अपनी मांग को कम या अधिक करके न तो मूल्य प्रभावित कर सकता है, और न ही इसी तरह से कोई उत्पादक या फर्म अपने उत्पादन को कम बेसी करके, यहाँ तक कि शून्य करके भी पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य को परिवर्तित या प्रभावित नहीं कर सकती। और इस दृष्टि से, क्योंकि सभी वस्तु की सभी इकाइयाँ समरूप हैं और उनके जब हम मूल्य निर्धारण की बात करते हैं तो मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति के समायोजन या सामंजस्य द्वारा निर्धारित होता है, और मांग और पूर्ति का जो नियम है मूल्य निर्धारण का, वो पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में भी लागू होगा। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कुल पूर्ति का योग कैसे करेंगे, और यहाँ आपको ये बताना है कि जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो जो उत्पादक करने वाली अलग अलग इकाइयाँ हैं जिन्हें हम उत्पादक या फर्में कह रहे हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक है, असंख्य है। और क्योंकि सभी समरूप इकाइयों का या समरूप वस्तु का उत्पादन करते हैं, इस नाते इनके उत्पादन को जोड़ा जा सकता है। अलग अलग वस्तुएं होती हैं, अलग अलग किस्म की होती हैं, अलग अलग गुणवत्ता की होती हैं, तब उनको योग अगर हम करते हैं तो ये योग उचित नहीं होता। लेकिन अगर सबकी वस्तुएं बिल्कुल एक जैसी हैं तो इन्हें जोड़ा जा सकता है। और इस प्रकार से जब हम कुल उत्पादन की बात करते हैं तो समस्त फर्मों द्वारा उत्पादित उत्पादन को जोड़ा जाएगा, और उनको जोड़कर पूर्ति प्राप्त की जाएगी विभिन्न मूल्यों पर।
किसी निश्चित मूल्य पर प्रत्येक फर्म कितना उत्पादन करती है, उनको जब जोड़ेंगे तो उस मूल्य पर पूरा उत्पादन या कुल उत्पादन प्राप्त होगा। तो जब हम सारी फर्मों का योग प्राप्त करते हैं तो हम इसको कहते हैं उद्योग, अर्थात इस वस्तु का उद्योग। और इस वस्तु क्योंकि वस्तु की सभी इकाइयाँ समरूप हैं, इस नाते सबकी वस्तु एक है, तो एक वस्तु का ये उद्योग हुआ और उसमें बहुत अधिक फर्में या उत्पादक उत्पादन कर रहे हैं। तो मूल्य निर्धारण के लिए सारी फर्मों द्वारा किसी मूल्य पर किए जाने वाले उत्पादन का योग प्राप्त करके हम कुल उत्पादन प्राप्त करते हैं और इनको हम उद्योग का कुल पूर्ति या उद्योग का कुल उत्पादन कहते हैं। इसी तरह से जब हम मांग ज्ञात करते हैं तो जितने भी क्रेता हैं उस वस्तु के, उनकी मांगों को हम जोड़ लेते हैं और जोड़कर समस्त क्रेताओं की मांग को हम कुल मांग कहते हैं। यहाँ पर जो उद्योग का पूर्ति वक्र होता है उसका स्वरूप कैसा होगा, मूल्य के घटने बढ़ने पर पूर्ति में परिवर्तन किस तरह की होगी, पूर्ति का वक्र पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग के अंतर्गत कैसा होगा, ये हमें जानना है। और क्योंकि फर्मों के पूर्ति को जोड़कर हम उद्योग का पूर्ति वक्र ज्ञात करते हैं, इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम ये जानें कि फर्म का पूर्ति वक्र कैसा होता है। और इस वक्र को हम अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं। तो एक बार मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इसी चैनल पर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति वक्रों की विस्तृत व्याख्या है, तो वो वीडियो आप देखेंगे। मैं उसका एक बहुत संक्षिप्त रूप आपको यहाँ प्रसंग या संदर्भ बस दिखा रहा हूँ और ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप देख लें, ऐसे ही है और वहाँ से उसे डिटेल पढ़ लेंगे। तो मैंने अल्पकालीन और पूर्ति और दीर्घकालीन दोनों पूर्ति वक्रों को पूर्ण प्रतियोगिता में ये फर्म के पूर्ति वक्र कैसे होते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। आइए बोर्ड पर ये पहला वाला चित्र देखें, यहाँ पर ये वाला चित्र, और इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये देखिए, अल्पकाल में अगर उत्पादक को हानि होती है तो उत्पादक उत्पादन बंद कर देता है और इसलिए कम से कम, क्योंकि अल्पकाल में अगर वो उत्पादन बंद कर दे उसके बाद भी जो स्थिर पूंजी उसकी उत्पादन प्रक्रिया में लगी होती है उसको निकाल नहीं पाता। इसलिए हम या तो कह सकते हैं कि उसकी कुल स्थिर लागत अब भी लगी रहती है, और अगर कुछ उत्पादन करता है तो हम प्रति इकाई स्थिर लागत या औसत स्थिर लागत कह सकते हैं उसको, वो तब भी लगी रहेगी, अर्थात उतनी लागत लगेगी जब उत्पादन नहीं करेगा, तब भी केवल वो परिवर्तनीय पूंजी को निकाल सकता है। इसलिए अगर हानि हो रही है तो हानि की स्थिति में अगर वो जितनी परिवर्तनीय पूंजी लगाता है, अगर उसके बराबर या उससे ज़्यादा उसे मिलता है तो उत्पादन करता है, अन्यथा नहीं करता है। तो ये व्याख्या उस वीडियो से आप बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये औसत लागत का वक्र है फर्म का, अल्पकालीन, और इसके दो खंड होते हैं, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। उसमें से एक वक्र हमने औसत, ये जो शॉर्टकट एवरेज वेरिएबल कास्ट है, अल्पकालीन परिवर्तनशील जो लागत है प्रति इकाई, वो वक्र हमने बनाए हैं। तो ये वक्र बना हुआ है और हम कह रहे हैं कि कम से कम इसके बराबर उसे मूल्य चाहिए तभी वो उत्पादन करता है। और अगर मेरे इसी चैनल पर फिर आप पीछे जाएंगे तो औसत लागत और सीमांत लागत वक्रों के संबंधों को जब आप देखेंगे तो उन संबंधों में आप पाएंगे
कि औसत परिवर्तनीय लागत को और औसत लागत को सीमांत लागत वक्र उसके न्यूनतम बिंदुओं पर नीचे से काटता हुआ ऊपर जाता है, और ये वक्र, ये जो डॉटेड बिंदु है, बिंदुवार रेखा है, ये देखिए SABC को न्यूनतम बिंदु पर नीचे से काट रही है, फिर जो औसत लागत का वक्र उसको भी नीचे से काटते हुए इस प्रकार से ऊपर जा रही है। मेरे कहने का मतलब है जब ये काट रही है तो सीमांत लागत का वक्र नीचे से ऊपर बढ़ता हुआ है। यहाँ पर फिर आपको एक रेफरेंस या पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषता होती है वो बताई जाए, और वो ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य जो है, जो अभी हम निर्धारित करने जा रहे हैं वो बता रहे हैं आपको कि वो उद्योग द्वारा निर्धारित होता है और उसी मूल्य पर फर्में अपनी वस्तुओं को बेचती हैं, और ये मूल्य फर्म के लिए निश्चित होता है, और इस नाते उसकी औसत आय और सीमांत आय की रेखा या मूल्य की रेखा जो है वो आधार के इस तरह से समानांतर होती है। ये मूल्य है OP, और इसी मूल्य पर फर्म को अपनी वस्तुएं बेचना है, और ये मूल्य, इसी मूल्य पर चाहे जितना वो बेचना चाहे बेच सकता है, तो ये मूल्य है। और फर्म के संतुलन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको फिर हम बता दें कि फर्में वहाँ पर उत्पादन करती हैं जहाँ पर उनके लाभ अधिकतम होते हैं, यहाँ न्यूनतम होती है। और फिर मैं आपको दोहराऊँ कि इसी चैनल पर फर्म के संतुलन का एक वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ आप उसको फिर विस्तार से पढ़ लें, और तब आप वहाँ पाएंगे कि उत्पादन वहाँ होता है जहाँ सीमांत लागत का वक्र सीमांत आय के वक्र या औसत आय के वक्र को काटता है, या जहाँ दोनों बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन जो है इस बिंदु पर यहाँ पर होगा, ई बिंदु पर ये औसत आय का वक्र है जो कीमत को प्रदर्शित करता है और सीमांत आय को प्रदर्शित करता है। ये वक्र मार्जिनल रेवेन्यू का वक्र है, और ये सीमांत लागत का वक्र है, और दोनों इस बिंदु पर बराबर हैं। अर्थात जब मूल्य OP है तो उत्पादक OX उत्पादन करेगा, ऐसे इतना। तो इस प्रकार से उत्पादक यहाँ पर उत्पादन करेगा इतना, और ये MR है, तो ये उत्पादन होगा, और इस उत्पादन के स्तर पर ये सीमांत लागत और मूल्य दोनों बराबर हैं। अर्थात जब मूल्य इतना होगा तो लागत जो है एक इकाई की XE होगी, और यही इसका मूल्य होगा, और उत्पादक OX उत्पादन करेगा। अगर उसको मूल्य OP मिल जाता है OP1 तो उत्पादन OX करेगा, इससे कम मूल्य होगा तो हानि होगी और वो उत्पादन बंद कर देगा। इसका मतलब इस मूल्य के नीचे वो उत्पादन नहीं करेगा, अर्थात पूर्ति नहीं होगी। पूर्ति तभी होगी, उत्पादन वो तभी करेगा जब मूल्य OP1 से ज़्यादा हो, और वहाँ करेगा जहाँ पर सीमांत आय सीमांत लागत को काटेगी, सीमांत आय सीमांत लागत को बराबर होगी। तो अगर दूसरी स्थिति हम देखें इस वक्र में, अगर मूल्य बढ़ के P1 से P2 हो जाए तो यही रेखा जो है MR2 होती है, सीमांत आय की रेखा होती है, और सीमांत लागत की ये रेखा देखिए यहाँ काटेगी, और इस प्रकार से ये उत्पादन इतना होगा आपकी बार। अब अगर इसको हम 1 लिख दें तो हम कहेंगे उत्पादन होगा OX1, क्योंकि इस यहाँ पर M बिंदु पर जो है मूल MR और MC दोनों बराबर है। अर्थात जब मूल्य होगा OP तो उत्पादन होगा OX, जब मूल्य होगा OP1 तो उत्पादन होगा OX। अर्थात मूल्य के बढ़ने पर उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन सीमांत लागत वक्र के सीमांत लागत के बराबर होगा। अर्थात उत्पादक तभी उत्पादन करेगा जब कम से कम उसको उतना मूल्य मिल जाए जो उसके सीमांत लागत के बराबर है। तो सीमांत लागत के बराबर मूल्य होना चाहिए, लेकिन एक मूल्य के नीचे वो उत्पादन नहीं करेगा। जो सीमांत लागत से कम होगा, अगर मूल्य नीचे होगा तो नहीं करेगा। अर्थात मूल्य जब सीमांत लागत के बराबर होगा तब उत्पादन करेगा, या उससे अधिक होगा तब उत्पादन करेगा। इस नाते इस बिंदु के आगे उत्पादन करेगा, इसके पहले नहीं। तो ई बिंदु के ऊपर का जो सीमांत लागत वक्र का हिस्सा है वो उत्पादक के पूर्ति को दिखाता है। अर्थात अल्पकाल में किसी फर्म का पूर्ण प्रतियोगिता में जो पूर्ति वक्र होता है वही सीमांत लागत का वक्र भी होता है। तो सीमांत लागत का वक्र ही पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का अल्पकाल में पूर्ति वक्र होता है, और ये वक्र
ऊपर से नीचे से ऊपर उठता हुआ होता है, अर्थात फर्म का पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर उठता हुआ होगा। अर्थात जैसे जैसे मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे श्रम उत्पादन या पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन एक न्यूनतम मूल्य के नीचे उत्पादन नहीं होगा। और उत्पादन वहाँ से प्रारंभ होगा जहाँ पर मूल्य औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो, और आगे तभी होगा जब मूल्य इससे ज़्यादा हो। इस नाते पूर्ति वक्र ऐसे ये एमसी कर्व है डॉटेड बिंदु, ई बिंदु के आगे का हिस्सा पूर्ति वक्र है, इसके नीचे के हिस्से पर उत्पादक काम नहीं करेगा या उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ हानि होगी। इसी प्रकार अगर दीर्घकालीन स्थिति हो तो दीर्घकाल में क्योंकि स्थिर पूंजी को परिवर्तित किया जा सकता है, उत्पादन प्रक्रिया से फर्म में प्रवेश कर सकती हैं, बहिर्गमन कर सकती हैं। अर्थात अगर हानि होगी तो उत्पादन बंद कर देगा, तो हानि की स्थिति में तो उत्पादन करेगा ही नहीं। अल्पकाल में हानि की स्थिति में भी उत्पादन करना पड़ता है। अगर मूल्य जो है परिवर्तनीय पूंजी के लागत के बराबर हो जाता है तो वो हानि की स्थिति में भी उत्पादन करता है, लेकिन दीर्घकाल में हानि की स्थिति में उत्पादन नहीं करता, क्योंकि वो स्थिर पूंजी को उत्पादन प्रक्रिया से बाहर निकालने में सक्षम होता है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर औसत परिवर्तनशील लागत या औसत स्थिर लागत वक्रों का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम उनके औसत या औसत लागत वक्र का केवल प्रयोग करेंगे। और क्योंकि दीर्घकाल में फर्में जो हैं वे न्यूनतम लागत पर उत्पादन करेंगी, क्योंकि उनके सामने ऐसी कोई बाधा नहीं होती जो वो इसके पहले उत्पादन करें, तो ये जो एसी वक्र का न्यूनतम बिंदु होता है उस पर उत्पादक दीर्घकाल में फर्में उत्पादन करती हैं, और ये न्यूनतम स्थिति होती है। इतना मूल्य कम से कम उनको चाहिए जो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर है, और अगर इससे मूल्य ज़्यादा होता है तो उत्पादन को और बढ़ाती हैं। और ये एमसी वक्र जो दीर्घकालीन एमसी यहाँ भी देखिए, औसत लागत का वक्र ये दीर्घकालीन है, उनसे संबंधित सीमांत लागत का वक्र ये है। ये औसत लागत का वक्र का न्यूनतम बिंदु देखिए, औसत परिवर्तनशील लागत का बिंदु यहाँ है, और ये उत्पादन के और ऊंचे स्तर पर ये बिंदु प्राप्त होता है यहाँ वाला। इस नाते दीर्घकालीन स्थितियों में फर्मों का जो न्यूनतम उत्पादन का स्तर है वो अल्पकाल की तुलना में ज़्यादा होगा, अधिक होगा, अर्थात और अधिक उत्पादन के स्तर पर वो उत्पादन करेंगी उस मूल्य पर। तो इस प्रकार से ये जो औसत लागत के न्यूनतम बिंदु के ऊपर का जो हिस्सा सीमांत लागत का है, क्योंकि सीमांत आय और सीमांत लागत के बराबरी से ही पूर्ति निर्धारित होगी, और ये सीमांत आय का वक्र ही कीमत वक्र होता है। इस नाते हम कहते हैं जब कीमतें P1 होगी तो उत्पादन होगा यहाँ X1, जो भी नाम दे दें इसको, और जब ये बढ़ के यहाँ हो जाएगा तो उत्पादन ये होगा ऐसे। और हम कह सकते हैं कि इस OP1 मूल्य पर उत्पादन होगा OX, और OP2 मूल्य पर उत्पादन होगा X2, और पूर्ति का वक्र जो इसी ई बिंदु से आगे का हिस्सा होगा, और ये न्यूनतम जो बिंदु है या न्यूनतम जो उत्पादन का स्तर है या लागत का स्तर है वो एसी का न्यूनतम बिंदु या न्यूनतम लागत का स्तर है। तो इसको भी आप, इसके पीछे जो वीडियो है औसत लागत सीमांत लागत के वक्र के संबंध का, और पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की लागत की दशाओं का अल्पकालीन और दीर्घकालीन वहाँ से पढ़ेंगे, तो विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ मेरा केवल उद्देश्य ये था कि सीमांत लागत का जो वक्र होता है फर्म का, अल्पकाल में भी और दीर्घकाल में भी पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का वही पूर्ति वक्र होता है, और ये दोनों वक्र नीचे से ऊपर उठते हुए होते हैं, जो दर्शित करते हैं कि मूल्य बढ़ने पर पूर्ति बढ़ेगी। और ऐसा ही समस्त फर्मों के संदर्भ में होगा, और सारी फर्मों के पूर्ति वक्रों को या विभिन्न मूल्यों पर पूर्ति की मात्राओं को जोड़ करके समग्र पूर्ति वक्र ज्ञात किया जा सकता है। हमने सरलता के लिए केवल आपको समझाने या दिखाने के लिए बताया कि मान लीजिए अगर दो ही फर्म हों उद्योग क्षेत्र में और दोनों को जोड़ें तो कैसे जोड़ते हैं, दो से ज़्यादा होंगी तो भी इसी तरह से जोड़ लेंगे। जैसे हम कहते हैं कि जितनी भी फर्में हैं एक मूल्य पर हम देख लें कितना कितना उत्पादन करती हैं, सारे उत्पादनों को जोड़ लें, और अगर उनको चित्र बना के हम दिखाने का प्रयास करें तो हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया। देखिए एक छोटा सा चित्र है यहाँ पर, ये S1 S2 दो पूर्ति वक्र हैं दो फर्मों के,
और हमने ओपी मूल्य पर इन दोनों का योग किया, मतलब इस मूल्य पर एक का योग है पीए और दूसरे का उत्पादन है पीबी, और पीए और पीबी दोनों जोड़ा तो ये पीए प्लस बी करके यहाँ आ गया। इसी तरह से दूसरे मूल्य पर तीसरे मूल्य पर जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो आएगा उनको मिलाएंगे तो ये दोनों का योग मिलेगा, जो उद्योग का कुल पूर्ति वक्र होगा, जो इन दोनों फर्मों का टोटल होगा। और इसमें हम करते क्या हैं, किसी निश्चित मूल्य पर फर्मों का ये वक्र का क्षैतिजीय हिस्सा, ये ऐसे वाला हिस्सा क्षैतिजीय जो हॉरिजॉन्टल एडिशन है, जैसे इतना धन इतना बराबर इतना ऐसे करके जोड़ के निकाल लेते हैं, ये पूर्ति वक्र होगा। और ये पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर उठता हुआ होगा, चाहे अल्पकालीन स्थिति हो चाहे दीर्घकालीन स्थिति हो, दोनों स्थितियों में पूर्ति वक्र का स्वरूप वैसे ही होगा। अब हम मांग वक्रों की चर्चा करें। मांग वक्र सामान्यतः सर्वत्र वैसे ही होता है जो मांग का नियम है कि कोई भी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य के घटने पर उसकी मांग बढ़ाता है, वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घटाता है, और ये मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। ऐसा ही प्रत्येक उपभोक्ता के संदर्भ में होगा। और यदि हम उद्योग क्षेत्र के सारे उपभोक्ताओं के मांगों का योग करें तो विभिन्न मूल्यों पर इनकी मांगों को हम जोड़ करके कुल मांग वक्र ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पूर्ति वक्र ज्ञात किया, उसी तरह से हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है कि अगर दो उपभोक्ता हों, एक का मांग वक्र D1 हो दूसरे का D2 हो, तो दोनों को जोड़कर D1 D2 अर्थात उनका टोटल निकाला जा सकता है। इसमें भी विभिन्न मूल्यों पर हम उनके हॉरिजॉन्टल या क्षैतिजीय योग को ज्ञात करते हैं, और ये कुल मांग वक्र भी सामान्य मांग वक्र की तरह से ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। तो ये मांग वक्र और पूर्ति वक्रों की व्याख्या हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के संदर्भ में की है, और इन्हीं का प्रयोग अब हम मूल्य के निर्धारण के संदर्भ में कर सकते हैं। और जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि उद्योग के अंतर्गत जो मूल्य वस्तु का निर्धारित होगा वो वस्तु की कुल मांग और वस्तु की कुल पूर्ति के आधार पर निर्धारित होगा। और उद्योग के अंतर्गत वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति के वक्रों को हमने पढ़ लिया है, उनकी दशाओं या स्थितियों या मांग और मूल्य या पूर्ति और मूल्य के संबंधों को हमने देखा है, और उनके आधार पर अब हम उद्योग के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। हमने इस चित्र में दिखाने का प्रयास किया है कि उद्योग का जो मांग वक्र होगा वो D1 मांग वक्र जैसा होगा, जो ऊपर से नीचे गिरेगा। आधार अक्ष पर मांग और पूर्ति को दिखाया गया है उद्योग की या उस वस्तु की कुल मांग और कुल पूर्ति कितनी है, और Y अक्ष पर उनके मूल्य को दिखाया गया है, और विभिन्न मूल्यों पर मांग और पूर्ति की स्थितियों को उनको वक्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। D1 वक्र जो है ये मांग का वक्र है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। ये उद्योग के कुल मांग का वक्र है, जिसका मतलब होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में इस वस्तु के जितने ग्राहक या उपभोक्ता हैं वो किसी मूल्य पर कितनी कुल मांग करते हैं उनको जोड़ करके ये निकाला गया है। और मूल्य के गिरने पर क्योंकि मांग बढ़ती है, इस नाते ये वक्र जो है मूल्य के गिरने पर दाईं ओर गिरता हुआ सामान्य मांग वक्र की तरह है D1। पूर्ति वक्रों को हमने देख लिया है कि चाहे अल्पकालीन स्थिति हो चाहे दीर्घकालीन, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का सीमांत लागत का वक्र उसका पूर्ति वक्र होता है, और पूर्ति वक्र का सीमांत लागत वक्र का केवल वही हिस्सा पूर्ति वक्र के रूप में होगा। अगर अल्पकालीन स्थितियां हैं तो वह मूल्य जो औसत परिवर्तनीय लागत के बराबर है वक्र वहाँ से प्रारंभ होगा, और अगर दीर्घकालीन स्थितियां हैं तो जो औसत लागत का न्यूनतम बिंदु है वहाँ से आगे ये पूर्ति वक्र बनेगा, और दोनों स्थितियों में पूर्ति वक्र नीचे से ऊपर उठता हुआ होगा। इसलिए उनका योग जो है, जैसा कि अभी हम जोड़ करके देख चुके हैं, पूर्ति वक्र का योग भी इस S1 वक्र जैसा होगा जो नीचे से ऊपर उठता हुआ होगा। और अब मूल्य निर्धारण की बात करें तो वो मूल्य निर्धारित होगा जिस मूल्य पर उत्पादक या फर्में और उपभोक्ता दोनों संतुष्ट हों, अर्थात उपभोक्ता जितना मूल्य देना चाहते हैं मूल्य वही हो, और फर्में जितना मूल्य चाहती हों मूल्य वही हो। और
ये उनके पूर्ति और मांग वक्रों द्वारा प्रदर्शित होता है, क्योंकि मांग वक्र ये प्रदर्शित करता है कि उपभोक्ता किसी वस्तु के कितनी मात्रा के लिए कितना मूल्य देने के लिए तैयार है, और पूर्ति वक्र ये प्रदर्शित करता है कि किसी फर्म या उत्पादक को एक निश्चित उत्पादन करने के लिए कम से कम कितना मूल्य चाहिए। तो जितना मूल्य उनको चाहिए वो पूर्ति वक्र प्रदर्शित करता है, और जितना मूल्य देने के लिए तत्पर होते हैं उपभोक्ता वो मांग वक्र प्रदर्शित करता है। इस नाते अगर मांग और पूर्ति दोनों बराबर हों किसी मूल्य पर, तो इसका मतलब है कि उपभोक्ता को वह मूल्य देता है जो वो देना चाहता है, या वो मूल्य जो उसको उस वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि के बराबर है, और उत्पादक को वो न्यूनतम मूल्य मिल जाता है जो उसके लागत के बराबर होता है। तो उतना मूल्य अगर उसको मिल जाए तो वो उत्पादन करता है, और ऐसी स्थिति में दोनों संतुष्ट होते हैं और ये संतुलन की स्थिति होती है। हमारे इस चित्र में ये पूर्ति वक्र SS1 है और जो मांग वक्र DD1 है, दोनों ई बिंदु पर बराबर हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, और उस बिंदु पर जो मूल्य है वो OP0 है, ये OP0, और OP0 मूल्य पर जो है वो हम इसको शून्य हटा दे रहे हैं, बाद में पढ़ने में दिक्कत होती है। तो मूल्य है OP, और इस OP मूल्य पर उत्पादन OX है पूर्ति, और इतनी ही मांग है, अर्थात मांग पूर्ति दोनों बराबर हैं। बाजार में ये मूल्य निर्धारित होगा। संस्थित या संतुलन वाले मूल्य की एक विशेषता होती है कि अगर किन्हीं कारणों से ये मूल्य कम या अधिक हो जाए तो ऐसी शक्तियाँ स्वतः क्रियाशील हो जाती हैं जो इस मूल्य को पुनः अपने पुराने स्तर पर ला देती हैं। हम इसको भी देख लें और हम माने कि मान लीजिए अगर किन्हीं कारणों से ये मूल्य परिवर्तित होकर P से P2 हो जाए, वैसी स्थिति में आप ये देखें कि इस मूल्य पर पूर्ति कितनी है, मांग कितनी है। इस मूल्य पर पूर्ति को अगर यहाँ से हम देखें तो P2 से लेके B तक का जो हिस्सा ये कुल पूर्ति है, चाहे हम यहाँ से खींच के यहाँ बता दें, अन्यथा चित्र को हम लेंदी नहीं कर रहे हैं, हम यहीं देख रहे हैं कुल पूर्ति की मात्रा P2 से लेके B तक, और कुल मांग ये मांग वक्र बताएगा, और ये है P2 से लेके A तक। जाहिर है कि जो मांग है वो कम है, ये जो D है, डिमांड जो है वो कितनी है P2A, और सप्लाई कितनी है P2B, और ये कम है ये ज़्यादा है। पूर्ति ज़्यादा है, मांग कम है, इसको हम कहते हैं पूर्ति आधिक्य है या एक्सेस सप्लाई है। तो लिखा हुआ है AB इज एक्सेस सप्लाई, इस P2 मूल्य पर AB जो मात्रा है ये अतिरिक्त पूर्ति है। और हम लोग जानते हैं कि अगर बाज़ार में मांग की तुलना में पूर्ति ज़्यादा हो तो मूल्य गिरेंगे, और तब तक गिरेंगे जब तक ये पूर्ति ज़्यादा रहेगी, और ये मूल्य यहाँ से गिरना प्रारंभ होगा, और ई बिंदु के ऊपर कहीं भी सर्वत्र पूर्ति मांग से ज़्यादा, इस नाते मूल्य गिरता जाएगा, और तब तक गिरेगा जब तक कि वो P पर आके रुक न जाए। तो हमने कहा कि अगर किन्हीं कारणों से मूल्य में परिवर्तन हुआ, मूल्य बढ़ा, तो मांग पूर्ति में जो स्थितियाँ उत्पन्न हुई और सप्लाई या पूर्ति की आधिक्य के कारण ये मूल्य गिरेगा और गिर के पुनः पुराने मूल्य पर आ जाएगा। उसी स्थिति को हम नीचे के मूल्य को कम करके भी देख सकते हैं, और जब मूल्य OP से घट के OP1 होगा तो ऐसी स्थिति में अब की बार हम पाएंगे कि इस मूल्य पर पूर्ति कम है। उत्पादक क्योंकि मूल्य कम हो गया इस नाते अपनी पूर्ति को घटा के P1C कर देगा, और क्योंकि मूल्य घटा है इस नाते उपभोक्ता ज़्यादा वस्तुएं खरीदने की मांग करेंगे, तो मांग हो जाएगी P1 से लेकर D तक, मूल्य पूर्ति होगी P1 से लेकर C तक। अब की पूर्ति कम है, मांग ज़्यादा है, तो मांग अधिक होगा, एक्सेस डिमांड होगी, और ये एक्सेस डिमांड की मात्रा होगी CD इज एक्सेस डिमांड। और जब मांग ज़्यादा होगी, पूर्ति कम है, तो मूल्य जो है वो बढ़ेगा, और इस प्रकार से मूल्य ऊपर जाएगा, और तब तक ये मूल्य बढ़ता जाएगा जब तक ये मांग अधिक के बना रहेगा। तो इस स्थिति में हमने ये देखा कि ये संस्थित मूल्य है, क्योंकि संस्थित मूल्य की ये प्रवृत्ति होती है कि ये अस्थायी तौर पर घट बढ़ तो सकता है, लेकिन इसमें मूल्य को निश्चित उसी स्तर पर बने रहने का अस्थायित्व की स्थितियां होंगी, और इस नाते ये संतुलन मूल्य है। तो उद्योग में OP मूल्य निर्धारित होगा, और ये जो मूल्य निर्धारित होगा इसी मूल्य पर सारी फर्में अपनी वस्तुओं को बेचेगी। मूल्य उद्योग द्वारा निर्धारित होगा,
फर्मों के कुल पूर्ति और उपभोक्ताओं के कुल मांग के आधार पर, और जब ये मूल्य निर्धारित हो जाएगा तो फर्म या प्रत्येक उत्पादक इसी मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचेगा। फर्में पूर्ण प्रतियोगिता में प्राइस टेकर होती हैं, अर्थात जो मूल्य उद्योग द्वारा निर्धारित होता है उसी मूल्य पर वो अपनी वस्तुएं बेचती हैं। वो मूल्य का निर्धारण नहीं करती, वो करती क्या हैं, वो केवल अपने उत्पादन का निर्धारण करती हैं कि इस मूल्य पर वो कितना उत्पादन करें जिससे वो अधिकतम लाभ की स्थिति में हों या अनुकूलतम स्थिति में हों। और क्योंकि सभी फर्मों की लागत की दशाएं अलग अलग होती हैं, इस नाते इस मूल्य पर सभी फर्में अपने अनुरूप उत्पादन को एडजस्ट करती हैं या समायोजित करती हैं। यहाँ पर एक बात और हम आपको बता दें कि इस स्थिति में अगर किन्हीं कारणों से मांग वक्रों या पूर्ति वक्रों में परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने का मतलब होता है ये वक्र उसी मूल्य पर मांग बढ़ जाएगी या उसी मूल्य पर मांग गिर जाएगी, और जब ऐसा होता है तो मांग वक्र विवर्तित होते, अर्थात ये मांग वक्र होंगे तो विवर्तित ऐसे हो सकते हैं अगर मांग बढ़ती है, और अगर मांग घटती है तो ऐसे हो सकते हैं। तो जब ये मांग में परिवर्तन होगा और जिसके कारण मांग वक्र शिफ्ट होंगे तो मांग के बढ़ने पर मूल्य बढ़ेंगे, मांग के घटने पर मूल्य घटेंगे। इस प्रकार की स्थितियाँ होंगी। जैसे ये पूर्ति वक्र अगर है और पहले मूल्य यहाँ था, मांग जब बढ़ेगी और वक्र ऊपर शिफ्ट होगा तो मूल्य बढ़ जाएगा, और नीचे शिफ्ट होगा तो मूल्य घट जाएगा। इसी तरह से पूर्ति वक्रों का भी, अगर मांग वक्र को दिया हुआ मान के पूर्ति वक्रों को आप शिफ्ट करेंगे तो वैसी स्थिति में भी पूर्ति का भी प्रभाव मूल्य पर पड़ेगा। जैसे ये मांग वक्र हो, ये पूर्ति वक्र हो, और अगर पूर्ति घटे तो वक्र नीचे आएगा, पूर्ति वक्र ये है, ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा यस से यस। इसका मतलब अब पूर्ति पहले से कम हो गई और ये पूर्ति इस पर ज़्यादा हो जाएगी 2 पर। तो इस पर जो मूल्य था, जब पूर्ति घटेगी वक्र इधर जाएगा तो मूल्य बढ़ जाएगा पूर्ति घटने पर, पूर्ति बढ़ने पर मूल्य बढ़ जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसको। तो ये प्रभाव इनके होते हैं यदि पूर्ति वक्रों या मांग वक्रों में किसी तरह का कोई परिवर्तन होता है तो। एक और चीज़ आपको बतानी है, वो ये है कि समय चक्र का या समय का भी पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब समय कम होती है, जैसा कि हम कहते हैं अल्पकाल, तो हम स्थिर साधनों को अपने घटा बढ़ा नहीं पाते, इस नाते हम पूर्ति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाते। और अगर हमको बहुत ज़्यादा समय मिल जाए कि हम अपने स्थिर पूंजी, परिवर्तनशील पूंजी, इन सब को परिवर्तित कर सकें, तो हम पूर्ति वक्रों में ज़्यादा पूर्ति में समायोजन या वृद्धि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्ति वक्रों पर समय का प्रभाव पड़ता है, और उस समय तत्व के प्रभाव को भी हम आपको दिखाने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। मार्शल ने जब मूल्य निर्धारण की बात की तो समय को 4 भागों में उन्होंने विभाजित किया था। एक को कहा था वेरी शॉर्ट पीरियड, ये वेरी शॉर्ट पीरियड था, और एक शॉर्ट पीरियड था, और एक लॉन्ग पीरियड था, और एक वेरी लॉन्ग पीरियड था। इसको कहा उन्होंने अति अल्पकाल, और इसको बाजार काल भी कहा, मार्केट पीरियड कहा, बाजार काल। और अब ये है अल्पकाल, ये है दीर्घकाल, और ये है अति दीर्घकाल। इस प्रकार से 4 भागों में बांटा था। मार्केट काल या अति अल्पकाल का मतलब ये था कि समय इतना कम है कि हम न तो स्थिर पूंजी में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, न तो परिवर्तनशील पूंजी में परिवर्तन कर सकते हैं। इसका मतलब उत्पादन जितना है उतना रहेगा, मूल्य चाहे घटे चाहे मूल्य बढ़े, उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। वैसी स्थिति में पूर्ति वक्र जो है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसे पूर्ति वक्र ऐसे होगा, ये सप्लाई कर्व होगा। मूल्य चाहे घटे चाहे बढ़े, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। एक अल्पकाल है। अल्पकाल का मतलब ये हुआ कि हम स्थिर पूंजी में तो परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन परिवर्तनीय पूंजी में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो जाहिर है कि इसमें हम मूल्य के बढ़ने पर उत्पादन बढ़ेगा, तो उस वक्र का स्वरूप थोड़ा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मूल्य परिवर्तन नहीं होगा। इस नाते पूर्ति का वक्र जो है कुछ ऐसे होगा, जो मूल्य के बढ़ने पर पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। एक दीर्घकालीन स्थिति है जिसमें आप स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी दोनों को बढ़ा सकते हैं, और इसका मतलब है अब की बार हम
उत्पादन को अपेक्षाकृत ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। तो पहले वाली स्थिति में मांग वक्र जो है पूर्णतया बेलोचदार होगा, बिल्कुल आधार के लंब अक्ष या वाई अक्ष के समानांतर। लेकिन अल्पकालीन स्थिति में ये वक्र जो है बेलोचदार वक्र होगा, थोड़ा कम लोचदार वक्र होगा, जिसमें हम उत्पादन को बढ़ा तो पाएंगे लेकिन लोचकता पूर्ति की कम होगी। तीसरे वाले में थोड़ी ज़्यादा होगी, या ये लोचदार वक्र या होगा और ये वक्र थोड़ा इस तरह से जाएगा। और चौथे अंतिम स्थिति में इतना समय होता है कि चाहे जितना उत्पादन आप करना चाहें बढ़ा सकते हैं, वैसी स्थिति में पूर्ति वक्र इस प्रकार से हो जाता है। तो ये 4 वक्र होते हैं जो समय तत्व के आधार पर अलग अलग तरह के होते हैं, और उन चारों वक्रों के आधार पर हम दिखा सकते हैं कि ये मूल्य को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। जाहिर है कि बाजार काल में हम पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकते, इस नाते पूर्ति निश्चित रहेगी और मूल्य मांग के बढ़ने के अनुरूप बढ़ेगा। समय कम है, हम आपको यहाँ ये चारों वक्र बनाए हैं पूर्ति के। ये बाजार का अल्पकाल वाला वक्र है खड़ा, ये अल्पकाल वाला वक्र है ऐसे कम लोचदार, ये लॉन्ग पीरियड वाला वक्र है अधिक लोचदार, और ये वेरी लॉन्ग पीरियड वाला है आधार के समानांतर। और चारों वक्रों को हमने इस डिमांड कर्व से एक जगह पर कटिंग की है, और इस बिंदु पर मूल्य ओपी है। और अब अगर मांग में चारों स्थितियों में मूल्य ओपी है, अब इस स्थिति में अगर मांग वक्र शिफ्ट हो जाए, अर्थात मांग वक्र उसी मूल्य पर मांग बढ़ जाए, तो मांग वक्र शिफ्ट होकर ऊपर विवर्तित होगा। ये D1 का रूप ले रहा है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे इस वक्र को यहाँ काटा, 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 और इन्हीं बिंदुओं से मूल्य अब निर्धारित होगा। बाजार काल में आप देख रहे हैं कि जो मूल्य था वो P से बढ़ के P3 हो गया हाईएस्ट, और अल्पकाल में ये मूल्य बढ़ा तो लेकिन उससे थोड़ा कम बढ़ा P2, और अति दीर्घकाल में थोड़ा और हम उत्पादन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इस नाते मूल्य और कम हो गया। और अति दीर्घकाल में उसी मूल्य पर आप चाहे जितनी वस्तुएं उत्पादित कर सकते हैं, इस नाते मूल्य स्थिर रहा। तो अधिकतम मूल्य बाजार काल में मांग के बढ़ने का पूरा प्रभाव मूल्य पर पड़ेगा, मूल्य OP3 होगा, उसके बाद उससे कम होगा, उसके बाद उससे कम होगा, और अति दीर्घकाल में मूल्य जो है अपरिवर्तित होगा। तो ये समय काल का प्रभाव पूर्ति वक्र पर पड़ेगा, और पूर्ति वक्र के माध्यम से मूल्यों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको हमने दिखाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार इस सीमित समय में हमने पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग के अंतर्गत जो मूल्य का निर्धारण होता है उसे आपको समझाने का प्रयास किया। मांग और पूर्ति वक्रों के माध्यम से ये निर्धारण होता है, और मांग और पूर्ति वक्रों के परिवर्तन से इनमें प्रभाव पड़ेंगे। पूर्ति वक्र की लोचों पर समय काल का प्रभाव पड़ता है, वो हम देख लिए हैं। तो इसी प्रकार से मांग वक्र और पूर्ति वक्रों की जो स्वरूप होंगे, उनकी जो लोचें होंगी, पारस्परिक लोचें होंगी, इन सब के प्रभाव मूल्यों पर पड़ते हैं। तो